मंत्री जी, आप बागेश्वर आए, आपका शुक्रिया, मगर एक पेड़ लगाने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? चूंकि आप शिक्षा मंत्री थे तो हमारी आपसे उम्मीदें भी कुछ ज़्यादा ही थी। सोचा था आप शिक्षा की दुकानों पर नकेल कसने वाली कुछ बात बोलेंगे, अपने चिर परिचित अंदाज में कुछ कहेंगे, मगर अफसोस, आपके मुंह से निकले हर शब्द ने उनके हौसले और बढ़ा दिए। मंत्री जी, अब आप बदल गए हैं। इससे तो आप तब अच्छे थे जब आप केवल विधायक ही थे। उसमें भी बसों के ड्राइवर होते हैं, चपरासी होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके भी परिवार। इसी नाते मैंने आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के माध्यम से मैंने आम जनमानस से निवेदन भी किया था कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं, जिनको बताया फिक्स एक इनकम आती है, गवर्नमेंट से वेतन आता है, उनको तो कम से कम राष्ट्र हित में उन स्कूलों को फीस देनी चाहिए, ताकि वहाँ पे जो स्टाफ है उनके बच्चे पल सकें। और ये उनकी सबसे बड़ी देशभक्ति यही होगी। ये हमने निवेदन भी किया था। लेकिन साथ में यह भी निवेदन किया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी अभिभावक में अनैतिक दबाव ना डाले फीस के लिए, ताकि कोई अपनी घटना न घटे। शिक्षा को होना चाहिए ऐसा कि री एडमिशन के नाम पे हमेशा फीस ली जाती थी, अवस्थापनाओं के नाम पे हमेशा फीस ली जाती थी। स्कूलों में बिजली का कनेक्शन था नहीं और एसी के नाम पे फीस ली जाती थी। स्कूल में खेलने, बच्चों को प्रार्थना करने के लिए प्ले ग्राउंड था नहीं, लेकिन प्ले के नाम पे, खेल के नाम पे पैसा दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाया गया और किसी अभिभावक के साथ कोई लूट खसोट ना हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई। और आपकी जानकारी में है कि हमने इसको फीस एक्ट, हम जिले की परिस्थितियों के अनुसार हमने डीएम को कमेटी बनाने का निर्देश दे दिया है। तो बहुत जल्द सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मात्र कोई भी स्कूल, जब तक स्कूल सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं होते हैं, वो ट्यूशन फीस लेंगे, वो भी जो काम करेंगे वो। और ठीक इसी के समकक्ष मिलता जुलता हाई कोर्ट में निर्देश दिया। मुझे लगता है कि समझ में बोलना कोई चीज़ नहीं। शिक्षा मंत्री के दौरे से अभिभावकों को कितनी राहत मिली ये तो वे ही जाने, लेकिन निजी स्कूल प्रबंधक खुश जरूर हुए होंगे। अब धीरे धीरे इसका असर भी नजर आने लगेगा। बहरहाल, शिक्षा मंत्री ने दावा जरूर किया कि अब बेहतर शिक्षा के लिए कोई भी पहाड़ से पलायन नहीं करेगा। पलायन हुआ है तो अब दोबारा शिक्षा की वजह से पलायन ना हो बाहर से। इससे निमित्त हमारी सरकार ईमानदारी से कोशिश कर रही है कि जिन ब्लॉकों में दुर्गम क्षेत्र हैं और बच्चों की संख्या ज़्यादा है और पलायन भी ज़्यादा हुआ है, उसको रोकने के लिए हम अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाना चाहते हैं। और प्रत्येक विकास खंड में हम 2-2 विद्यालय हम फर्स्ट फेज में बनाएंगे और उसकी मान्यता CBSE बोर्ड से होगी और इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, ऐसा हमारा प्रयास। सर, अगर जो कहीं खेल विभाग या युवा कल्याण विभाग के नाम पर कोई ज़मीन होगी तो निश्चित ही हम माननीय विधायक जी के इनके प्रस्ताव में हम बजट देते। माननीय विधायक जी ने बताया है और इसे लॉकडाउन के दौरान ही हमारी कोशिश होगी कि इन समस्याओं से निजात दिलाएं। सर, मैं बागेश्वर जिले में पहले भी आ चुका हूँ और यहाँ मैंने शिक्षकों के जो अच्छे हमारे उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनको सम्मानित भी किया। आज आपके माध्यम से मैं हरेला त्यौहार के प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे वृक्ष अपने अच्छाइयों के लिए जाना जाता है, ऐसे ही आम जनमानस प्रकृति के जितना निकट होगा उतना ही व्यक्ति का जीवन खुशहाल होगा। इस कामना के साथ मैं प्रत्येक उत्तराखंड वासी से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी जीवन में कोई सुख और दुख का अवसर मिले तो उसको यादगार बनाने के लिए अपने जीवन में प्रत्येक क्षण कोई न कोई वृक्ष अवश्य लगाएं, पौधा अवश्य लगाएं, चाहे वो तुलसी का पौधा क्यों ना हो। इससे हरियाली रहेगी और यह पौधा बड़ा होकर हमारे जीवन को संवारने का काम करेगा। ऐसे मैं आम जनमानस से निवेदन करना चाहता हूँ। हमारी यात्रा मात्र प्रकृति को स्वस्थ बनाने के लिए, इस उद्देश्य से अस्कोट से लेकर आराकोट तक है और ये 10 दिन की यात्रा है और सब लोग विकास के साथ चलें, ऐसा हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया, जिसको पूरे विश्व में स्वीकार किया है। यह इसका मतलब ये तय है कि भारत माता फिर से विश्व गुरु बनने जा रही है। और उन्हीं चुनौतियों भरा ये कार्य त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार को मिला और हमारी सरकार में बहुत ही ईमानदारी के साथ मैं आप लोगों से बहुत बड़े मन के साथ कहना चाहूँगा कि विद्यालय शिक्षा की पहचान थी में एक पैटर्न चल पड़ा है कि अगर जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि हम हे दृष्टि से समाज हमको देखेगा और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा हमारा बच्चा तो हमको सम्मान दृष्टि से देखा जाएगा। तो हम किसी की प्रतिस्पर्धा में तो नहीं, लेकिन हम अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सरकार अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहती है और अच्छे संस्था हम खड़ा करना चाह रहे हैं। इसी नाते अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमने 190 फर्स्ट फेज में इस प्रदेश के अंदर खड़ा करना चाहते हैं। कुछ पहुँच वाले लोगों को सुविधा पहुँचाना, ये कहीं ना कहीं इस विभाग की पहचान थी। आप सब लोग के आशीर्वाद से 2017 में भाजपा की गवर्नमेंट बनी, त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, तो उनके नेतृत्व में हम लोगों ने धीमे धीमे काम किया और कोशिश की कि विद्यालय शिक्षा की पहचान अच्छी
गुणवत्ता युक्त शिक्षा के नाम पे पहचानी जाएगी। ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट ये खेल चलते थे, उसको कहीं ना कहीं हम कहें कि हमने 100% सफलता पा ली है, हम ये तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमने एक बड़े मन के साथ और पॉजिटिव सोच के तहत हम लोगों ने ये काम किया और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में सफलता भी हमको मिली है। और इसी क्रम में जैसा आपने शिक्षा की गुणवत्ता की बात की, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रिवर्स पलायन हुआ है, इसका लोग मुश्किल में, दिक्कतों में अपना काम धाम छोड़ के लोग आए हैं। अब हमारी कोशिश है कि शिक्षा की वजह से पलायन कम से कम नहीं होना चाहिए। इस नाते प्रत्येक विकास खंड में हम 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय हम बनाना चाहते हैं, जिसकी मान्यता सीबीएसई बोर्ड से होगी। और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हमने जो प्रयास किया है वह प्रयास आपके माध्यम से आम जनमानस तक जाना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा भाई साहब कि बच्चों का जो जीवन है ना, यह हमारी प्राथमिकता है। हम उनको गुणवत्ता युक्त शिक्षा के नाम पे या प्रॉपर हम उनको बच्चों को पढ़ाएं या ऑनलाइन शिक्षा दे ना दें, मुझे लगता है ये सब विषय सेकंड फेज में चले आते हैं। फर्स्ट फेज में हमारे बच्चों की जीवन की हिफाजत हमारी प्राथमिकता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्वास्थ्य विभाग का जब तक कोई प्रॉपर हमको गाइडलाइन नहीं आ जाता, तब तक मुझे लगता है कि हम बच्चों को प्रॉपर शिक्षा देने में अभी हम सहमत हम नहीं हैं। दूसरी बात आपने कही कि वर्चुअल क्लास, देखो भाई आज की वक्त की मांग हो गई भाई साहब, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ये आपको भी जानकारी होना चाहिए, आपको इस पर खुशी भी होना चाहिए कि उत्तराखंड प्रदेश पहला प्रदेश है जिसमें 500 स्कूलों को हमने वर्चुअल क्लास, हमने स्मार्ट क्लास बनाने की कोशिश की। और उसमें हमने जो मैदानी जिले हैं, हम इस बात को बिल्कुल सहमत हैं और हमने सोच समझ के काम किया, कोई भी जल्दबाजी में हमने काम नहीं किया और बिल्कुल प्लान करके जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में हमने वर्चुअल क्लास बनाई है। 500 स्कूल वर्चुअल क्लास हमने बनाया है। 92 करोड़ रुपया ये 12-14 साल से आके इस प्रदेश के अंदर पड़ा हुआ था, उसका उपयोग नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था कि तुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं इस खेल में इस पैसे का उपयोग नहीं हो रहा था और विद्यालय शिक्षा के जो गरीब बच्चे हैं ये उनका नुकसान हो रहा था। हमारी सरकार ने बहुत बड़े मन के साथ हमने इसका 7 बार टेंडर किया और जो अच्छी कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी, उसको हमने टेंडर देके हमने 500 वर्चुअल क्लास बनाया जो इस महामारी में हमारे बहुत काम आई। एक वर्चुअल क्लास एक दिन हम लोगों ने जब ये संवाद किया तो मुझे लगता है कि 15,000 के आसपास से लोगों से हमने संवाद किया जो इस महामारी में लोगों से। आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ भाई साहब कि अगर जो कहीं किसी विद्यालय में अवस्थापना की कमी है तो ये कमी तत्काल आज ही नहीं आई है, ये हमको पहले से ही विरासत में मिली है, तोहफे में मिली है। हमारी सरकार ने बहुत बड़े मन के साथ हमने स्टेट फंड से भी, समग्र शिक्षा अभियान से भी, हमारे CSR फंड से भी हमने प्रदेश के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमने अवस्थापनाओं को ठीक करने की कोशिश की है। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करूँगा कि हमको 100% सफलता मिल गई है, हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि जिस हालातों में ये डिपार्टमेंट हमको मिला, हम आने वाले टाइम में या तो देखो भाई साहब एक रिले दौड़ है, झंडी दौड़ है, आज कल हमको किसी ने दी है, कल हम किसी को देंगे, ये ऐसा काम है। हमारी कोशिश है कि हम अच्छी लीड लेके हम विद्यालय शिक्षा को आने वाले टाइम में, कल हो सकता है कि आज मंत्री मैं हूँ, कल आने वाले टाइम में हमसे अच्छे मंत्री बन सकते हैं, तो हम अच्छे हालात में हम उनको देंगे कि हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। शिक्षकों की दिक्कत है, आपका ये सवाल गलत है, बल्कि आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने विधानसभा में आप जहाँ बैठे हैं आप यही की समीक्षा कीजिए कि इससे आपको एहसास हो जाएगा कि 20 साल उत्तराखंड के बने हुए हो गया। इस 20 साल में हमेशा विषयवार अध्यापकों की कमी पाई गई, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमने गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक हमने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, जिसका प्रतिफल है कि हमने 4500 बच्चों को हमने गेस्ट टीचर के रूप में, जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक के लिए इन बच्चों की व्यवस्था हमने बहाल कर दी है। और सेकंड काउंसलिंग भी हम करने जा रहे हैं, तो जो भी शिक्षकों की कमी है 100% पूर्ण हो जाएगी, तो उनको बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। और देखा होगा आपने खेल के नाम पे पहले क्या था, कोई हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसी सरकार ने खेल के नाम पे कुछ उपलब्धियाँ हासिल की है। जैसे क्रिकेट की BCCI से मान्यता जब से सरकार का प्रदेश ये बना तब से लेकर आज तक नहीं मिल पाया, लेकिन 20 साल के अथक प्रयास के पश्चात हमारी सरकार ने BCCI से मान्यता ली, जिसकी वजह से हजारों बच्चों को आज क्रिकेट में अपना भविष्य स्थापित करने का मौका मिल रहा। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। हमारे प्रदेश के अंदर सरकारी पैसे का उपयोग किया गया और हाथी जैसे स्टेडियम बना के खड़े कर दिए गए,
लेकिन उनका उपयोग नहीं हुआ, उसमें बड़े बड़े घाटे में थे। हमारी सरकार ने उनको टेंडर करके प्राइवेट कंपनियों को देके हमने इंटरनेशनल मैच भी यहाँ कराया है। यह भी हमारी सरकार की उपलब्धि है। दूसरी बात, जहाँ खेल के मैदान है, हम युवा कल्याण, खेल विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी घूमरा, जिला योजना के जो फंड होते हैं, इनके माध्यम से हम लोग जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है बजट के अनुसार हम लोग फिर ये खेल के मैदान बनाने की कोशिश करते हैं। किया भी है, कहीं बच गया होगा तो उसका संज्ञान भी लिया जाएगा। प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री ने अपने बागेश्वर दौरे में तमाम बातें कही। खेल स्टेडियम, शिक्षा की गुणवत्ता, जीरो टॉलरेंस सहित कई बातों पर सरकार का पक्ष भी रखा। बागेश्वर में खेल स्टेडियम सहित शिक्षकों के खाली पद और बंद होते सरकारी स्कूलों पर मंत्री जी की नजरें इनायत कब होंगी, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। बहरहाल सवालों के जवाब तलाशने में वक्त जरूर लगेगा, मगर इतनी उम्मीद जरूर है कि उनके द्वारा कई स्कूलों में रोपे गए पौधे एक दिन चिलचिलाती धूप में बच्चों को छांव जरूर देंगे। शुक्रिया।